एक शहर से दूसरे शहर में तबादला होने से दामिनी जी मायूस और उदास थी। यह बात दिनेश यानी उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी। दामिनी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बेवजह खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा उदास चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी घर में तुम यह शिकायत कर रही हो, अपने पुराने घर में भी तो तुम आए दिन इसी तरह की बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल करके छोड़ोगी। दिनेश जी ज़ोर ज़ोर से बोलते जा रहे थे और उनकी पत्नी दामिनी आंखों में आंसू लिए सब कुछ सुनती जा रही थी। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? बड़ा घर, गहने, महंगी साड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और अब तो उसकी शादी करके उसकी जिम्मेदारियों से भी हम लोग मुक्त हो चुके हैं। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ सिर क्यों खपा रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फिजूल की बातों में व्यर्थ गंवाऊँ। दिनेश जी गुस्से से बोले तो दामिनी जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और बोली, हाँ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कभी समय होता ही कहाँ है। दिन भर ऑफिस में बिता देते हो और रात को घर लौटते ही तो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। हर रोज़ ऐसा ही तो होता है। आप बाहर चले जाते हैं तो घर काटने को दौड़ता है। जिंदगी थम सी जाती है, दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। तो दिनेश जी बोले, अरे दामिनी, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए, या नहीं बोरियत महसूस होती है तो तुम भी टीवी देख सकती हो, मोबाइल चला सकती हो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा इस उम्र में। अब तो मैं तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर दिनेश जी करवट बदल कर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर दिनेश जी नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना तो समझाने के बावजूद पति के जाने के बाद दामिनी जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें पति की बात याद आई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना होगा। दामिनी जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला लिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, लेकिन दामिनी जी उसमें इतनी मस्त हो गई कि गाना बंद होने के बाद भी वह गाती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और वह थोड़ा सहम कर चुप हो गईं। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं आप। अचानक उनके कानों में आवाज़ पड़ी तो वह इधर उधर देखने लगी। कोई नज़र नहीं आया तो वापस अंदर जाने लगी। फिर आवाज़ आई, अरे भाभी जी, इधर देखिए। ऊपर दामिनी जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने पूछा तो दामिनी जी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन वह महिला जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पूछने लगी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? भाई साहब क्या काम करते हैं? वगैरह वगैरह। और फिर बोली, मेरा नाम आरती है। आपसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी।
कब से सोच रही थी कि आप बाहर दिखें तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलती ही नहीं। सारा दिन चार दीवारी में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती आप? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए, उस महिला ने कहा। तो दामिनी जी मन ही मन सोचने लगी। सो तो है। तभी वह महिला बोली, किसी दिन थोड़ा सा समय निकालकर हमारे घर आ जाइए, एक दूसरे से थोड़ा जान पहचान भी हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। जी ज़रूर। ऐसा कहते हुए दामिनी जी ने उसकी बात को टालना चाहा तो वह महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा यह बताइए आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, दामिनी जी ने कहा। तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं से भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। किटी पार्टी का नाम सुनते ही दामिनी जी कुछ असहज सी हो गईं। सोचने लगी, किटी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें ऐसी फालतू की पार्टियों में जाना शोभा नहीं देता, घर पर ही रहा करो। अब पति देव की मर्जी के बिना मैं किसी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? तभी पड़ोसन बोली, अरे ज़्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी में जुड़ करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उस समय पड़ोसन को मना करना दामिनी जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने रजामंदी दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का बहुत दिल था, लेकिन यह सोचकर कि कहीं पति देव नाराज़ ना हो जाएं, दामिनी जी ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो दामिनी जी दरवाज़ा खोलने गई। देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप? एक हल्की सी मुस्कान के साथ दामिनी जी बोली, अरे भाभी जी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किटी पार्टी पर क्यों नहीं आई? बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक जगह ठहरा हुआ पानी भी बदबू पैदा करने लग जाता है। जीवन के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पड़ोस वाली मिसेस शास्त्री से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिली। आप बाहर नहीं निकलती क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर दामिनी जी की आंखें सहसा भर आईं। ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, बात तो ठीक है, वह भी तो ठहर ही चुकी हैं, तो क्या फ़र्क हुआ उसमें और ठहरे हुए पानी में? अरे यह क्या, आप रो रही हैं क्या? पड़ोसन ने पूछा तो दामिनी जी सामान्य होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रो कर भी मन हल्का हो जाता है। अच्छा, अब अंदर आकर बैठने को नहीं कहोगी क्या? आरती ने कहा और बड़े हक से दामिनी जी के साथ अंदर आ गई। आपके लिए शायद यह घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले इस घर में जो रहती थी वह मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगीं। अच्छा एक बात बताओ, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियां क्यों नहीं खोलती आप लोग? इधर उधर देखते हुए आरती बोली। तो दामिनी जी उदासी भरे स्वर में बोली, वह क्या है ना, मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियां खोलना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर आरती हैरान हो गई और फिर बोली, क्या उनको किसी के साथ तुम्हारा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है, जो तुम उस दिन किटी पार्टी में नहीं आई? तो दामिनी जी ने कहा, दरअसल मेरा किटी पार्टियों में जाना
उन्हें पसंद नहीं है। कहते कहते दामिनी जी रुआसी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचकर आरती ने कहा और फिर बोली, अच्छा एक बात तो बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? मेरा एक ही बेटा है जिसकी अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है। अच्छा तो आप सास भी बन चुकी हैं, फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो दो चार जली कटी सुना के अपनी भड़ास निकाल लो, और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। फिर दामिनी बोली, मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ, बेटा बहू तो दिल्ली में रहते हैं, और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था, दामिनी ने कहा। तो आरती बोली, यह भी अच्छी ही बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्क़त हो जाती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? आरती ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी पकाते हैं। आटा तो गूथा ही होगा ना? मैं चपाती बनाती हूँ, खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसा लगा। आरती का इतना अपनापन देखकर दामिनी जी हैरान रह गई। उधर आरती ने चपाती बनाई तो दामिनी ने चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए आरती बोली, लेकिन भाभी जी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए। कहते हुए आरती ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी एक बात कहूँ, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भा गई आपकी मीठी आवाज़। कहाँ से सीखा आपने गाना? आरती ने पूछा तो दामिनी बोली, वह मेरे दादाजी को गाने का बहुत शौक़ था। उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक़ चढ़ा और उनसे संगीत सीखा। आरती ने देखा कि संगीत की बात करते हुए दामिनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आँखों में एक चमक आ गई थी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है तो संगीत की क्लासेस क्यों नहीं देती? इस तरह आपका समय भी कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। तो दामिनी जी बोली, शौक़ तो मुझे बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज़ करती थी, लेकिन शादी हुई तो शौक़ छूट गया। सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी यह सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद से मैंने गाना छोड़ दिया। कभी दिल करता तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेती। वह समय तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर ज़िंदगी में खालीपन लगता है। न जाने क्यों अब जीने का मन नहीं करता। सोचती हूँ कि खुद के साथ कुछ कर बैठूँ। बोलते बोलते दामिनी जी की आवाज़ रुआंसी हो गई। यह बात सुनकर आरती का दिल जोर से धड़का। क्या कहा? कुछ कर बैठूं? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में आरती बोली।
तो काफ़ी देर से दामिनी जिन आंसुओं को अपने आँखों में छुपाए थी, अचानक वह बह निकले। आरती के गले लगकर वह रोने लगी। थोड़ी देर दामिनी को संभालते हुए आरती ने उसे सहारा दिया, फिर बोली, क्या ऐसा करके अपने परिवार को सजा देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, पति और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके पास। सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना सीखिए। ससुराल वालों को आपके गाने से एतराज़ था तो आपने अपने शौक छोड़ दिए। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं तो आपने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलने पसंद नहीं हैं तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है तो केवल इसी कारण इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर नहीं आई। क्या आपके लिए आपका जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्यों इतना कहना मानती हैं? बाकी सब लोगों का कि घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाएं। आरती के इतना कहने पर दामिनी सुबकते हुए बोली, शुरू से ऐसा ही होता है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांस ही कहाँ ली है। जब तक बेटे का साथ था तब तक जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वह इच्छा भी मन में ही रह गई। वह तो अपने पसंद की लड़की ढूंढ कर ले आया। अरे तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने, अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वह तो यह नहीं सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वह तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में कहते कहते आरती अचानक रुक गई। तभी दामिनी बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक और तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो तो दूसरी ओर मरकर उसे उम्र भर का अपराध बोध भी देना चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाएंगी, लेकिन कभी यह सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे जो कुछ भी आपके मन में है आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी तो जियो। कहते हुए अचानक आरती की नज़र दामिनी के बेडरूम की ओर गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर देखा तो आरती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बेंच रखा हुआ था और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। आरती को समझते देर न लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो ना जाने यहाँ क्या का क्या हो जाता। थोड़ी देर के लिए घर में सन्नाटा पसर गया। पूरे घर में फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई आरती की कांपती हुई आवाज़ आई, आपके पति कब लौटते हैं काम से? अरे वह तो रात को लेट से आते हैं, कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे मैं तो बहुत समय से अकेली ही हूँ और अब शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और पति के लिए तो मेरी इच्छा का कल कोई मायने नहीं थी और ना ही आज मायने रखती हैं। यह घर मेरे पति के हिसाब से चलता है।
बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो घर अब भाभीयों का हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनके आने से पहले मैंने यह खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहल गया आरती का। वह सोचने लगी कि अगर दामिनी की जगह वह स्वयं होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। तो चलो भाभी जी, आज इन्हीं खिड़कियों से शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब यह कि आज आप यह खिड़कियां बंद मत करना और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं और सामने वाला समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को ना नहीं कहा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती। अरे, आप एक जीवित इंसान हैं, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले ही इस कारण आपकी अपने पति के साथ कहा सुनी हो जाए। परंतु अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचो। कभी कभी शांति पाने के लिए अशांति भी सहन करनी पड़ती है। आरती बोली तो दामिनी बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। आरती की बातें उसे सही लग रही थी। फिर आरती बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देती? आप मालकिन हैं अपने घर की, जैसा चाहती हो अपने घर को वैसा सजाओ। फिर दामिनी बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा हूँ, लेकिन क्या, आदमियों को तो अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती हैं। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? आरती की बात सुनकर दामिनी के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर आरती बोली, भाई साहब तो देर में आएंगे और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। आरती का आग्रह सुनकर दामिनी कुछ असहज हो गई। तो आरती बोली, अरे आप चिंता क्यों करती हैं? फ़ोन करके बता देंगे आपके पति को कि आप मेरे घर पर हैं। जब वह लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। दामिनी के मना करने के बावजूद भी आरती उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। आरती के घर पहुंचकर दामिनी ने देखा कि उसने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गईं। फिर आरती बोली, क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए? कभी कभी परिवर्तन भी ज़रूरी होता है। ऐसा कहते हुए आरती ने फ़ोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तक दामिनी भी कुछ सहज हो चुकी थी। दामिनी अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें आरती से करने लगी, लेकिन रह रहकर आरती के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वह उस समय उसके घर ना गई होती तो अब तक दामिनी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती और उसके परिवार वालों को वह केवल एक शव के रूप में ही मिलती। रात के 11 बजे दामिनी के पति जब घर आए तो उन्होंने आरती के घर की घंटी बजा दी, लेकिन आरती अजीब सी कसमकस में थी कि क्या उसे
दामिनी की उस हरकत के बारे में उसके पति को बताना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझाएं उसके पति को कि दामिनी की जान को खतरा है। चाहते हुए भी वह इस कांड को नहीं भूल पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल था। अगले दिन भी आरती के मन में वही विचार घूमते जा रहे थे। सोचा कि एक बार दामिनी को फ़ोन करके उसका हालचाल पूछ लूं, परंतु 2-3 बार फ़ोन करने के बाद भी दामिनी ने फ़ोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी की आशंका से आरती की सांसें तेज़ होने लगी। आनन फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर आकर दामिनी के घर की घंटी बजाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो आरती ने 2-3 बार फिर से घंटी बजाई। दिनेश जी बाहर आए और दरवाज़ा खोला। अरे भाई साहब, आपको इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। भाभी जी कहाँ हैं? ठीक तो है ना? वह एक ही सांस में आरती ने सब बोल दिया और यहाँ वहाँ देखने लगी। तो दिनेश जी हैरानी से बोले, क्यों, क्या हुआ दामिनी को? वह तो बस रात को उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद की गोली देकर उसे सुलाया है। यह सुनकर आरती की सांस में सांस आई और फिर बोली, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर दिनेश जी उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगे। तो उसने पिछली शाम की सारी बात दिनेश जी को बता दी। यह बात सुनते ही वे हक्के बक्के रह गए। फिर आरती ने पूछा, क्या आपने नहीं देखा? आपके कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था। नहीं तो पंखे से लटका दुपट्टा तो मैंने नहीं देखा। मुझसे पहले दामिनी कमरे में आई थी। हाँ, पलंग पर एक बेंच जरूर पड़ा था और मैंने दामिनी से इस बारे में पूछा भी था, तो उसने बताया कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए बेंच कमरे में लेकर आई थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बेंच को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान, आखिर हो क्या गया है इसे? मैं तो परेशान हो गया हूँ। दिनेश जी धम्म से सोफे पर बैठ गए। तो आरती बोली, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आप अपनी पत्नी को उसकी मर्जी से जीने दीजिए। जैसा उसका दिल करता है वैसे उसे रहने दीजिए। लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी बात से मना नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, सुविधा का हर सामान तो है उसके पास। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए आरती बोली, यह खिड़कियाँ कल ही मैंने खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इन्हें ही बंद किया होगा। यह सुनकर दिनेश जी सकपका गए और फिर बोले, हाँ, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने। अरे समझने की कोशिश कीजिए, आपकी पत्नी का इस घर में दम क्यों घुटता है? जिंदा इंसान है वह, जिसे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। नींद की दवा खिलाकर सुलाने के बजाय उसे वह सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अपनी पत्नी के मालिक बनने के बजाय अपनी पत्नी का साथी बनने की कोशिश कीजिए। अगर अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं तो एक बार उसे उसके मन का करने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते यह बात कहने मैं यहाँ चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर आरती अपने घर लौट आई, लेकिन घर पहुंचकर भी उसका ध्यान बस इसी बात पर लगा हुआ था कि दामिनी को क्या हो गया। उसका दिल बेचैन था। उसी समय उसके पति रोहन का फ़ोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। तो रोहन ने कहा, अच्छा किया तुमने
जो उसके पति को सारी बात बताई। अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, उसे जैसा करना है वैसा करने दो, तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन रोहन, एक इंसान होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा करो, तुमसे कभी जीत पाया हूँ मैं। अब फ़ोन रखता हूँ, बहुत काम है। ऐसा कहकर रोहन ने फ़ोन रख दिया। इधर जैसे ही आरती ने फ़ोन रखा तभी उसके फ़ोन पर बेल बजी। दिनेश जी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही वह बोले, मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरी बहन जैसी हैं। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जी कहिए ना, आरती ने विनम्रता से कहा। तो दिनेश जी बोले, क्या आप आज के दिन दामिनी के साथ रह सकती हैं? वह जिस हालत में है उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते कहते दिनेश जी का स्वर रूंध गया। तभी आरती बोली, अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप जाते हुए उन्हें यहाँ छोड़ते जाइएगा। थोड़ी देर बाद दामिनी आरती के घर आ गई तो आरती बोली, अरे भाभी जी आइए ना, नाश्ता किया या नहीं आपने? तो दामिनी बोली, अरे आरती, तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। दामिनी के चेहरे पर मुस्कान देखकर आरती को बहुत खुशी मिली और फिर बोली, अच्छा तो आज दिनेश जी के साथ नाश्ता करके आई है। आप तभी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। कहते हुए आरती चाय बनाकर ले आई और साथ बैठकर दोनों चाय पीने लगे। तो दामिनी बोली, आरती, तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितने अच्छे से सजाया है तुमने अपने घर की हर एक चीज़ को। मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए भरा भरा सा लगता है। तो भाभी जी देर किस बात की है, आपके घर में भी बदलाव कर देते हैं। जितना भी पुराना सामान बेकार है वह निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और नए सामान की जगह भी बन जाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीदना। कल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन आरती, कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ ही जाना होगा। अरे भाभी जी, वह तो वहाँ अपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? आरती ने पूछा। तो दामिनी बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या भाभी जी, आप यही रहिए, मेरे पति भी बाहर हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। एक बार भाई साहब से बात करके तो देखो, वह ज़रूर मानेंगे। इस बात पर दामिनी राजी हो गई। अगले दिन दिनेश दामिनी को आरती के जिम्मे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। आरती के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत की गई रसोई से। जितने भी पुराने और टूटे फूटे बर्तन थे सब निकाल दिए गए। घर के पीछे की बालकनी में रखा पुराना सामान, कपड़े, फटी तस्वीरें, पुरानी किताबें और जितना भी टूटा फूटा सामान था सब उठाकर बाहर निकाला। आरती कबाड़ वाले को बुलाने गई। तभी दामिनी कुछ उलझन में पड़ गई और बोली, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ में दे दिया है तो घर में तांडव
खड़ा कर देंगे। ऐसा कोहराम मचेगा कि शांति का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी, घर का पुराना सामान निकालने से पहले भी आपको अपने पति की परमिशन की ज़रूरत है। एक बात अपने मन में बिठा लो कि यह घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अपनी इच्छाओं को भी महत्व देना सीखो। कैसे जीऊं अपनी इच्छा से। आरती, पहले मेरी सास की मर्जी चलती थी, अब पति के कहने के अनुसार चलती है, और कल को शायद बहू के मन मुताबिक जीना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाने के लिए तो शायद अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी क्या बात करती हैं भाभी जी, अगला जन्म किसने देखा है। अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दो और घर के फैसले आप खुद लो। और अगर भाई साहब आपसे कुछ कहे तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैंने कहा था यह सब करने को। यह बात सुनकर दामिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर बोली, कुछ पैसे तो देकर गए हैं मुझे, और यह भी कहा है कि जो जी चाहे वह खरीद लेना। तो आरती ने कहा, बस फिर देर किस बात की। दिनेश जी की अनुपस्थिति में दामिनी और आरती ने सारा पुराना सामान बेच दिया और फिर बाजार जाकर नए नए कालीन, पर्दे, सुंदर चादर, नया गैस चूल्हा और कुछ सजावट का सामान भी खरीद लिया। दामिनी ने बड़े उत्साह से घर की साज सजावट की और 2-3 दिनों के भीतर ही वह घर उसके सपनों के घर में तब्दील हो गया। जो दामिनी हमेशा उदास और मायूस रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। इस सब के बाद भी उसके पास काफ़ी पैसे बच गए थे, तो अब उसने अपने और अपने परिवार वालों के लिए अपनी मनपसंद के कपड़े खरीद लिए। लेकिन मन में किसी कोने में एक डर भी था कि जब उसके पति घर आएंगे तो कहीं उस पर नाराज़ तो नहीं होंगे। आज शाम को दिनेश जी घर वापस आने वाले थे और दामिनी की सांस अटकी हुई थी कि आखिर इन सब पर उसके पति का क्या रिएक्शन होगा। अपने पति के लिए उसने उनकी मनपसंद छोले की सब्जी और पुलाव बनाकर रखा था। उधर आरती भी थोड़ी चिंता में थी कि पत्नी को दी गई आज़ादी दिनेश जी सहन भी कर पाते हैं या नहीं। जैसे ही बेल बजी तो हिचकिचाते हुए दामिनी ने दरवाज़ा खोला। दामिनी को देखते ही दिनेश जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली दामिनी आज एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहे हैं। सोचने लगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां ही तो मांगती थी उनकी पत्नी, और सिर्फ थोड़ी सी आज़ादी। इतने भर में ही उसके चेहरे से मायूसी गायब हो गई। खैर, जब जागो तब सवेरा। दिनेश जी ने हाथ जोड़ते हुए आरती का आभार व्यक्त किया। थोड़ी ही देर में दामिनी के बेटे बहू भी आ गए। उन्हें देखकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी बहू बोली, मम्मी जी, हमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली है और 1 सप्ताह हम लोग यहीं आप लोगों के साथ रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे यह क्या है? दामिनी ने पूछा तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, यह पापा ने आपके लिए मंगवाया है। हैरान हो गई दामिनी बोली, अरे आखिर है क्या इसमें? तुम खुद ही देख लो, दिनेश जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बॉक्स खोलकर देखा तो दामिनी जी की आंखें खुशी से झिलमिला उठी। दिनेश जी बोले, दामिनी, यह हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है।
आज से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। अपने पति द्वारा लाया गया इतना प्यारा उपहार देखकर दामिनी खुशी से उनके गले लग गईं। आज दामिनी को अपना हंसता खेलता परिवार मिल गया था और आरती मंत्र मुग्ध होकर उन सभी को हंसते मुस्कुराते हुए देख रही थी। दरअसल दिनेश जी अपने ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे और यह सब उन्होंने आरती के कहने पर किया था। भरी आंखों से आरती की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। आज वे समझ गए थे कि पिंजड़ा तो आखिर पिंजड़ा ही है, चाहे वह सोने का ही क्यों ना बना हो। इंसान की खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में है। तो दोस्तों, आरती ने दामिनी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।